हम लोगों ने पार्टी को विभाजन करने का काम नहीं किया, लेकिन उनके तरफ से ये बयान आना कि दलितों को अपने आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये उनके मुंह से ये बात निकलना आश्चर्यजनक है कि वो जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। आप शोबाजी करेंगे, दिखावा करेंगे और झूठा भरम फैलाएंगे, जनता को आप ज़्यादा देर तक मूर्ख नहीं बना सकते। जैसे जैसे देखते गए वैसे मैं उठ के गया और जो हमारे बड़े हैं उनका पाँव छुआ, जो हमारे साथी हैं उनको गले लगाया ईद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में आजकल परिवर्तन की बयार बहने लगी है और ये तब से जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। 3000 की यात्रा, लगभग 17,500 से अधिक लोगों से मुलाकात। अब दम भर रहे हैं कि 57% से अधिक इस युवा बिहार में परिवर्तन होगा, बिहारियों को एकजुट करेंगे। लेकिन इसको लेकर के प्रिंस राज क्या कुछ समझते हैं, क्योंकि ये भी एक युवा नेता है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाला भविष्य अब युवाओं का होगा। प्रिंस जी, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर वो बदलाव कर सकते हैं? आप देखिए, वो हमने ऐसा बोला कि वो स्वतंत्र हैं। हमारे देश में हर एक नागरिक स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए। उसी तरह वो भी स्वतंत्र हैं और वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के वो दावे कर रहे हैं कि पिछले 30 सालों का जिक्र किया है, लेकिन कहा है कि 10 साल जो रहे हैं, 10 सालों में जो नीतियां रही हैं उस नीतियों को बदलना होगा। तो क्या ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए दिखे हैं? देखिए, ये इस तरह की बातें सुनने में काफ़ी सालों से आ रही है। ये वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्हें जब दोबारा सत्ता में जब इन्हें आने का मौका मिला था तो विकास पुरुष के नाम पे इन्हें वोट दिया गया था। और ये इनसे बेहतर, हमसे बेहतर, प्रशांत किशोर से बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। वो तो खुद ही उनके साथ उन्होंने कई सालों तक काम किया है। तो ये बात बोलना, इसका कोई हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बाहर निकलें तो आपको खुद ही विकास दिखेगा। सीए की चर्चा आजकल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अब उस पर बयान आ गया है। बंगाल में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल के बाद सीए देश में लागू कर दिया जाएगा, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फिलहाल बेचैन होने की ज़रूरत क्या है, अभी तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि देश में सीए लागू होना चाहिए? देखिए, ये नागरिकता लेने का कोई कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, घबराने की ज़रूरत उन्हें है जो कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए लाया गया है। ये हमारे नागरिकों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, नागरिकों को डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ पुराने सवाल हैं जो मैं बहुत दिनों से रखा था, आपके लिए पूछूंगा। सबसे पहला एक सवाल है कि मैंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, आपने कहा था आपकी पार्टी को लेकर के, यानी कि आप 2 गुटों में बट गई है, लेकिन आपने कहा था वो बटे नहीं है, विचार हमारे बदले हैं। वो कैसे विचार हैं सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जब हमारी पार्टी में ये चीज़ें हुई तो हम लोगों ने पार्टी को विभाजन करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने शिष्ट नेतृत्व बदलने का काम किया, क्योंकि जो पहले पार्टी को चला रहे थे और जिनके सलाह पे पार्टी चल रही थी, वो कोई पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही थी। तो हम लोगों ने, हमारे सभी सांसदों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि हमें शिष्ट नेतृत्व का परिवर्तन करना चाहिए। और ये हर लोग थे, और ये सभी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जो हमारे पुराने साथी, हमारे सांसदगण, जितने भी हमारे सांसद हैं, सभी का एक मत था कि भाई हमें ये परिवर्तन करना है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सभी पार्टियों में इस तरीके की चीज़ें होती हैं और ये हुआ। लेकिन पार्टी का विभाजन में कभी हम लोगों ने नहीं ये सोचा था। विभाजन किन्होंने किया ये सबको पता है। चलिए, विभाजन सब किन्होंने किया ये आपको पता है, और आपने भी कई बार चिराग पासवान को लेकर के भी कहा कि उनके जो सलाहकार हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या चिराग को आप दोषी नहीं मानते? अब देखिए, विचारधारा की बात है। हमारी जब ये पार्टी बनी थी तो एक विचारधारा पे, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के आइडियोलॉजी पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और उसी विचारधारा पे आज हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी काम कर रही है। ये जो दूसरा जो गुट है, जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, वो इस विचारधारा से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि जो दलित लोग हैं उन्हें अपना आरक्षण छोड़, राजनीति तो वो भी कहते हैं, लेकिन उनके तरफ से ये बयान आना कि दलितों को अपने आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से गैस सब्सिडी, जो संपन्न परिवार है गैस सब्सिडी छोड़ती है, उसी तरीके से जो संपन्न दलित परिवार है उसको भी अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये उनके मुंह से ये बात निकलना आश्चर्यजनक है।
चलिए, वो आश्चर्यजनक है। 2024 की अगर जिक्र की जाए तो अब एक चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान इस बार जमुई से नहीं बल्कि वैशाली से लड़ सकते हैं, और चर्चा ये भी है कि उनकी मां भी इस बार चुनावी मैदान में होंगी और वो भी चाचा के सामने हो सकती हैं, जो चर्चाएं हैं। क्या आपको लगता है कि वो चुनौती बनेंगे आपके लिए? देखिए, वो सभी लोग स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, इस पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जमुई छोड़ के आना, इस पर तो कुछ बोल सकते हैं। आप देखिए, ये उनका निर्णय है कि वो जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। वहाँ पे जमुई में इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है कि उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र पे ध्यान नहीं है, इस तरीके की बातें आ रही हैं, और ये वही सही स्पष्टीकरण इस चीज़ का दे सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो चिराग पासवान बार बार ये कहा करते हैं कि आजकल चाचा का विरोध हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि जमुई में इस बार उनका विरोध होने वाला है? देखिए, आप काम करेंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी, ये सिंपल सा फंडा है। आप शोबाजी करेंगे, दिखावा करेंगे और झूठा भरम फैलाएंगे, जनता को आप ज़्यादा देर तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जनता को सब बात पता चल जाता है। चलिए, एक आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि आजकल ट्विटर पर और ख़ास करके देखा जाए तो दोनों दलों के खास करके जितने भी प्रवक्ता हैं उनमें कई सारे सवाल हैं। कई लोग गुड़ की बात कर लेते हैं, कई लोग मैगी की बात कर लेते हैं। ये आपसे सफाई चाहेंगे हम इस पर। तो क्या आपको लगता है कि जो बयानबाजी का दौर है, या आप जो दोनों के बीच में जो कभी संभव हो सके, अगर वक्त अगर ऐसा हो तो दोनों एक करने की, तो क्या उसमें ये दरार नहीं बन रहे हैं? नहीं, देखिए, एक विचारधारा की बात होती है। हम लोग जिस विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमने जैसे आपको कहा, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे बड़े पापा, हम लोग के गार्जियन, हम सबके जो नेता भगवान, जो उनकी विचारधारा थी, जो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, हम लोग उनकी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जब दो व्यक्ति में जब विचारधारा नहीं मेल खाएगा तो वो साथ में नहीं रह सकते। क्या यही कारण है चिराग से नाराजगी का कि आप इफ्तार पार्टी में देखते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं? नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा इफ्तार पार्टी में, और हमारे वहाँ पहुँचते ही वो वहाँ से चल दिए। हम वहाँ करीबन आधा घंटा रुके। आपने मुख्यमंत्री को देख लिया, इसके अलावा और भी कई लोग बैठे थे। बिल्कुल, हमारे सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो बैठे हुए थे, हमारे गार्जियन जीतन मांझी जी वहाँ बैठे हुए थे, महेश्वर हजारी जी, आदरणीय महेश्वर हजारी जी वहाँ पे बैठे हुए थे। विभिन्न जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनसे हम मिले। जैसे जैसे देखते गए वैसे मैं उठ के गया, और जो हमारे बड़े हैं उनका पाँव छुआ, जो हमारे साथी हैं उनको गले लगाया, ईद का इफ्तार का मौका मिला तो संस्कारों का परिचय देंगे। किसी को संस्कार का परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके हाव भाव, उसके दिनचर्या में संस्कार दिखता है। किसी को इसका दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। तो ये थे प्रिंस जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि आजकल जिस तरीके से राजनीति में चिराग पासवान संस्कारों की बात करने लगे हैं कि संस्कार हमारे रग रग में बसा हुआ है और हमें उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब मौका आता है तब वो दिखा देते हैं। लेकिन आज प्रिंस राज ने कह दिया कि ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कई और बड़े सवाल थे। उन सवालों को लेकर के भी उन्होंने आज सफाई दी है और ये बता दिया है कि वो दलितों के नेता हैं और आगे भी रहेंगे, और 2024 की तैयारी में वो जमकर हिस्सा लेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।